हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी नोट्स। आज ब्लड के हम सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है? क्लियर लाइटली पेल येलो कलर वाटरी फ्लूइड। एंड ब्लड सेल्स क्या हैं? जो ब्लड के अंदर सेल्स होती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। सो प्लाज्मा को हम जानते हैं, ये क्या है? ब्लड। अगर ब्लड के अंदर से ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड के अंदर से अगर हम ब्लड सेल्स को निकाल दें तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो है प्लाज्मा, जो कैसा होता है? लाइटली पेल येलो कलर होता है और जो कि वाटरी फ्लूइड है। पूरे ब्लड की हम बात करें तो 55% प्लाज्मा होता है और जो बचा हुआ 45% है वो ब्लड सेल्स होता है। इस डायग्राम में हम देखते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को। ये जो ट्यूब है, ये जो इसमें येलो कलर का दिख रहा है वो है प्लाज्मा, जो कि 55% है, और जो रेड कलर का दिख रहा है ये है ब्लड सेल्स, जो 45% है। अगर हम इस ब्लड सेल्स की बात करें तो इसमें भी 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 41% होती हैं और जो बचा हुआ 4% है इसमें वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट आती हैं। इस ट्यूब को हम देखते हैं, इसमें क्या है? ब्लड क्लॉट हो चुका है। सो जो ब्लड क्लॉट होने के बाद जो पोर्शन बचता है उसे हम सीरम बोलते हैं। सीरम और प्लाज्मा में मेन डिफरेंस यही है कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर क्लॉटिंग द ब्लड बचा हुआ पोर्शन वो सीरम कहलाता है। बिफोर क्लॉटिंग द ब्लड क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा को हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्लाज्मा इज क्लियर पेल येलो कलर फ्लूइड इनसाइड द ब्लड क्लॉट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? एक क्लियर पेल येलो कलर का फ्लूइड है जो कि ब्लड पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। जो प्लाज्मा है वो वाटर से बना हुआ है और उसमें कुछ सब्सटेंस हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा किससे बना हुआ है? वाटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन से। जो वाटर है वो उसमें 90 से 92% प्रेजेंट होता है और जो बचा हुआ 7 to 8% है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन आर फाउंड इन प्लाज्मा। इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। इफ द लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीजेस इन ब्लड, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेज, ड्यू टू विच ओडिमा अगर इन बॉडी। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है, क्या है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। अगर हम एक बकेट में देखें, अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है बट सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में अगर फ्लूइड ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे हम बाहर निकालना, ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पर फ्लूइड ओनली निकलेगा, इसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है लाइक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन और सेल्स वो बाहर नहीं जाएंगी। सो इस प्रेशर को मेंटेन करना ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, जिस पे कौन हेल्प करता है? प्लाज्मा प्रोटीन। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन की क्वांटिटी कम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, जिससे क्या होगा? बॉडी में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। सो उससे क्या होगा? ओडिमा हो जाएगा। प्लाज्मा विस्कोसिटी इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन मेनली आर एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें जो मेनली एल्ब्यूमिन है और फाइब्रोनोजिन एंड ग्लोब्यून एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है? एल्ब्यूमिन। It produced in the liver. They are found in the abundant amount. It maintain the osmotic pressure, helps in increasing immunity. जो एल्ब्यूमिन है वो पूरे प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। जो ग्लोब्यूलिन है वो भी लीवर में ही बनता है और ये
कुछ लिम्फॉइड टिश्यू में भी बनता है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजेन। इट इज़ मेड इन लीवर एंड हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो फाइब्रिनोजेन है वो भी लीवर में बनता है और ये ब्लड के कोगुलेशन मीन्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर। इट ऑल्सो हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं प्लाज्मा में वो भी ब्लड के कोगुलेशन मीन्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयरन, कैल्शियम, कॉपर एंड आयोडीन ये सारे हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट। द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट मीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, गो इन ब्लड एंड मेनली प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दैट मीन्स जो न्यूट्रिएंट होती हैं जो एलिमेंट्री ट्रैक से हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है, जिसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, मेनली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं और वो कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में। नेक्स्ट इज वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड कैरिड इन ब्लड इन द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। जो ब्लड में प्लाज्मा है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया और क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड को भी कैरी करती है और वो वहाँ पे किडनी के पास ले जाके उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है और उसे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करती है और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज हार्मोन। हार्मोन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो ब्लड के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि टारगेट टिश्यू मीन्स जहाँ पे जिस टिश्यू को ज़रूरत होती है वहाँ तक उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं हम देखते हैं। अगर कहीं बॉडी के किसी पार्ट में हार्मोन्स की ज़रूरत है लाइक टारगेट सेल मीन्स इस सेल को ज़रूरत है हार्मोन की, तो इसको कैसे हार्मोन्स सप्लाई होता है देखते हैं। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में फ्लो हो रही हैं, इसके अगर यहाँ से हमें इस सेल्स को हार्मोन्स की ज़रूरत है तो जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, हार्मोन्स को रिलीज कर रही हैं ब्लड में, और ये ब्लड में फ्लो होते हुए टारगेट सेल तक पहुँचते हैं, और जो टारगेट सेल की रिसेप्टर हैं इसे कैरी करती हैं और फिर हार्मोन्स इन तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड। सेलुलर कंटेंट्स में अभी हमने प्लाज्मा के बारे में स्टडी किया, अब हम ब्लड के सेकेंड पार्ट ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड सेल्स में मेनली 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसे हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एंड प्लेटलेट जिसे हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ब्लड सेल्स के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि हीमोपोइसिस क्या होता है। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो सारी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से बनी हुई हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ये ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। एक ऐसी सेल हैं जो कि अपने आप को किसी भी सेल में कन्वर्ट कर लेती हैं, और ये जो ब्लड सेल्स हैं वो जब ब्लड में इंटर करती हैं तो बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस से होके फिर ब्लड में इंटर करती हैं, और ये जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल है इसे हीमोपोइसिस बोलते हैं। और ये जो हीमोपोइसिस है वो रेड बोन मैरो में होता है, मतलब ब्लड सेल का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है, और इसी के प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। फर्स्ट ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल जिसे इरिथ्रोसाइट और आरबीसी बोलते हैं। 99% ऑफ ऑल ब्लड सेल्स आर इरिथ्रोसाइट। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में उसमें 99% आरबीसी होती हैं, और जो बचा हुआ 1% है उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। आरबीसी क्या है, बाइकनकेव डिस्क फ्लेक्सिबल विथ नो न्यूक्लियस एंड नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स लिविंग मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। ये जो आरबीसी है उसका शेप बाइकनकेव डिस्क की तरह होता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होती हैं और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जिस वजह से ये डिवीज़न भी नहीं करती हैं, और इसके अंदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं, जिसके वजह से इसके अंदर काफ़ी स्पेस बचता है जिसमें ये हीमोग्लोबिन को कैरी करती है।
आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंटेड प्रोटीन है जो कि आरबीसी को कलर प्रोवाइड करती है और गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसका कलर रेड होता है, जिस वजह से आरबीसी का भी कलर रेड होता है। और हमारे ब्लड में 99% आरबीसी होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है। मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बट ऑल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो ज़्यादातर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये कैरी करती हैं। आरबीसी कैन नॉट बी डिवाइडेड, सो नीड टू बी कंटिन्यूअली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स फ्रॉम द रेड बोन मैरो। जो आरबीसी हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट नहीं होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिस वजह से आरबीसी जो हैं उसको न्यू सेल के रूप में रिप्लेस किया जाता है। जो आरबीसी का डायामीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है, इसका लाइफ टाइम वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मर जाती हैं, इनका डेथ हो जाता है। जो आरबीसी का फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को इरिथ्रोपॉयसिस बोलते हैं। ऑल ब्लड सेल्स जब फॉर्मेशन करती हैं तो उस प्रोसेस को हीमोपॉयसिस बोलते हैं। और पर्टिकुलरली अगर इरिथ्रोसाइट की हम बात करें तो उसके फॉर्मेशन को इरिथ्रोपॉयसिस बोलते हैं, जो कि स्टेम सेल से ही होता है। हीमोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस मीन्स खराब होना, टूटना, और हीम मीन्स ब्लड। सो ब्लड का खराब होना ही हीमोलाइसिस कहलाता है। Hemolysis occur in the spleen when it is destroyed two substance iron and bilirubin are released. Iron as it is gets reused in the body and bilirubin is a pigment, it gets released in our bile and then gets excreted from our body through urine and feces. ये जो hemolysis है मीन्स आरबीसी का ब्रेकडाउन। जब आरबीसी मरती हैं तो ये दो में कन्वर्ट होती हैं, दो सब्सटेंस में बढ़ती हैं, एक आयरन और एक बिलिरुबिन। ये जो आयरन है ये हमारे बॉडी में वापस से रीयूज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये वापस से ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और ये जो बिलिरुबिन है ये क्या है? एक पिगमेंट है जो कि बाइल में जाके मिल जाता है। बाइल क्या है? जो हमारा लीवर रिलीज करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, उसमें जाके बिलिरुबिन मिल जाता है जो उसको कलर देता है, येलोइस कलर का होता है। जो बाइल है वो यूरिन और फीसेस में मिलके बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्लड सेल सिंथेसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मीन्स आयरन बहुत हेल्प करते हैं इसके फॉर्मेशन और सिंथेसिस में। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी की डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसको हम देखते हैं। आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो 5 to 7 डेज में कंप्लीट होता है। एक मैच्योर इरिथ्रोसाइट बनता है। डे फर्स्ट में क्या है? ये प्री इरिथ्रोब्लास्ट है जो कि इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है बोन मैरो के अंदर। डे 2 में क्या होता है? ये बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट होता है। एंड डे 3 में क्या होता है? ये क्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट बन जाता है। इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। डे 4 में क्या है? नॉर्मल ब्लास्ट बनता है। एंड डे 5 to 7 डेज में क्या है? रेटिकुलोसाइट बनता है, जिससे रेटिकुलोसाइट क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। नॉर्मल ब्लास्ट से क्या है? इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस निकल जाता है, और ये जो बनता है वो रेटिकुलोसाइट है। फिर ये रेटिकुलोसाइट जब ब्लड के अंदर इंटर करता है सर्कुलेशन में तो ये मैच्योर इरिथ्रोब्लास्ट बन जाता है। मैच्योर ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोबिन एंड अ पिगमेंट आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। हीमोग्लोबिन इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन और प्रोटीन से बना हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है। ये जो बीच में सेंटर में दिख रहा है रेड कलर का वो हीम है,
और जो साइड में इसके चेन बना रही हैं इरेगुलर शेप में, वो प्रोटीन है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 ग्लोबिन चेन एंड 4 हीम यूनिट ईच विथ 1 एटम ऑफ आयरन। एक हीमोग्लोबिन 4 ग्लोबिन चेन को कंटेन करते हैं, उसके साथ ही हीम यूनिट भी 4 होते हैं इसके अंदर, जो कि एक एक आयरन एटम के साथ अटैच होते हैं। As each atom of iron can combine with an oxygen molecule, this means that a single hemoglobin molecule can carry up to 4 molecule of oxygen। जो ये आयरन एटम्स हैं, एक एक आयरन एटम्स एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी 4 प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। एन एवरेज रेड ब्लड सेल्स कैरी अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ईच सेल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ओवर अ बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन क्या है, गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ऑक्सीजन के। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। और जो हमारा आरबीसी है, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है वो 280 मिलियन प्रेजेंट होता है। और 280 मिलियन 4, अगर एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है तो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ब्लड के हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे WBC और प्लेटलेट। थैंक यू सो मच फॉर